प्राइसिंग पॉलिसी बेसिकली डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी पे, प्रोडक्ट बनाने पे और मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। उस पर आधारित रहेगा आज की क्लासेस जो है। प्राइसिंग पॉलिसी plays an important role in a business because the long run survival of a business depends upon firm's ability to increase its sales and derive maximum profit फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एंड न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उस पर आधारित रहता है आपका प्राइसिंग पॉलिसी की अभी और नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, और उसमें जितना हो सके कंज्यूमर कम दाम में किसी को परचेज करना चाहता है और जो कंपनी रहती है वो मैक्सिमम बेनिफिट प्रॉफिट लेना चाहता है। इसी के बीच में प्राइसिंग पॉलिसीज जो है वो डिपेंड करती है। साथ में आपको प्राइसिंग पॉलिसीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा आपको देखने को। कॉस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग। जो लागत है, प्राइस का जो लागत आता है उसे बनाने के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसका लागत भी इंपॉर्टेंट रोल एस्पेक्ट करता है। कॉस्ट अलोन डू नॉट डिटरमाइन प्राइस। कॉस्ट इज ओनली वन ऑफ द मेनी कॉम्प्लेक्स फैक्टर विच डिटरमाइन प्राइसेस। प्राइसिंग पॉलिसीज के लिए प्रोडक्ट सप्लाई और कंज्यूमर डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिस पर बेस्ड होता है। हम जिन 9 पॉइंट्स पर आज चर्चा करने वाले हैं वो ये है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज इन डेवलपमेंट डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था में कीमत नीति अर्थात मूल्य नीति का उद्देश्य। दूसरा, इंपॉर्टेंट ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, नीड फॉर प्राइसिंग regulations in planned economy, aspect of pricing policing in developing economy, principles of pricing policy in developing economy, function of pricing policy in developing economy, agriculture price policing in a developing economy, price of industrial products, ये जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा, प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान देना। और प्राइसिंग पॉलिसी इन पब्लिक सेक्टर्स, इन हम बेसिक पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे हमारा देश जो है विकासशील देश है, तो हमारे यहाँ प्राइसिंग पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि तीव्र विकास की प्राप्ति में कीमत नीति, मूल्य नीति का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है रोल। और एक उचित कीमत नीति, मूल्य नीति या प्राइसिंग पॉलिसीज आर्थिक डेवलपमेंट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करा सकता है। यह सेविंग्स में इंक्रीजिंग और पूंजी निर्माण, कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है उसमें सहायक होता है। निवेश के लिए बड़े प्रोत्साहन उपलब्ध होने में निवेश बढ़ता भी है। इसका उपयोग आर्थिक स्थायित्व की स्थापना और साधन के लिए अधिक न्यायपूर्ण आवंटन के लिए किया जा सकता है। किसी भी देश में जो प्राइसिंग जो डिसाइड की जाती है वो उसके इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को बढ़ाता है, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाता है। इसलिए प्राइसिंग जो पॉलिसी रहता है उसका एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट भी रहता है किसी भी देश के लिए। वो इंडस्ट्री को उस पर फॉलो करना पड़ता है ताकि वो उसका कुछ हिस्सा, जैसे अभी जीएसटी का जो सेंट्रल और स्टेट को जो जीएसटी मिलता है वो पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि उसकी प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होगी, तो कितना अमाउंट देश को जाएगा, कितना अमाउंट जो है राज्य को जाएगा। इसलिए किसी अल्प विकसित देश में कीमत नीति को प्रायतः, अगर कोई देश अल्प विकसित है, पूरी तरह विकासशील नहीं है, जैसे बहुत छोटे देशों में घाना एक छोटा देश मान लो आता है, श्रीलंका और नेपाल जैसे छोटे देश आते हैं, उनके लिए जो प्राइसिंग पॉलिसीज होती है उनके लिए क्या क्या होना चाहिए ये इसमें इंक्लूडेड है। पहला तो ये कि जिसका लो इनकम एरिया होता है, निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाली आवश्यक वस्तुओं में कीमत में वृद्धि को रोकना। जैसे सामान्यतः जो मिनिमम इनकम वाले लोग होते हैं, जैसे गरीब तबके के लोग होते हैं, जो लोग बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए जो भी डेली जो यूज के सामान होते हैं उसकी प्राइस बहुत तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे उन्हें जरूरत के लिए राशन सामग्री जो जरूरत के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनकी जो रोज की कीमत आती है निम्न आय वर्ग के लिए, उनका जो कीमत है वो तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, कीमतों की स्फीतिकारी प्रवृत्ति और स्फीति की बुराइयों को रोकना, अन्य शब्दों में मूल्य स्थायित्व लाने में सहायता करना। जो लगातार डेली यूज में आता है उसके प्राइसिंग को कांस्टेंट रखने की कोशिश करना, लगातार न बढ़ाना न घटाने की तरफ रहना चाहिए। जैसे चावल है, शक्कर है, इन सब चीजों पर बहुत तेजी से इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रोज की चीजें हैं, ये डेली की, इसमें स्थायित्व रहना चाहिए। उत्पादकों के लिए प्रोत्साहक कीमतें बनाना, जो इनके लिए उत्पादक का काम करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं,
उनको लगातार प्रोत्साहन करना, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोत्साहित करते रहना, ताकि वो कीमत को तेजी से न बढ़ाए, उनको और अलग तरीके से बेनिफिट मिलते रहे। उपभोक्ता वस्तु में कंज्यूमर जो मटेरियल्स मिलेंगे, गुड्स मिलेंगे में उत्पादन और आय की वृद्धि में उचित संतुलन, लगातार उसमें बैलेंस बनाना जरूरी होता है, ताकि बेचने वाले को और खरीदने वाले दोनों को जो है वो नुकसान न उठाना पड़े। यह सुनिश्चित करना कि सापेक्ष कीमत का चलन योजनाओं में दी गई वरीयता के अनुकूल है। ये ऊपर के जो 4 पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। दूसरा आता है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी ज्यादातर ऐसे देश के लिए उपयोग होता है जो लोग बड़े कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आता है लगातार, जैसे यूएसए वगैरह जो उनके लिए रहता है, उनका जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो अलग प्रकार का होता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, उनके अलग अलग उतार चढ़ाव दिए गए हैं, और उनके डिमांड और सप्लाई पर अलग अलग चीजें दी गई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं विकासशील देशों में ही और कुछ बातें आती है। अगर प्लान्ड इकोनॉमी पे बात करते हैं, यदि नियोजित अर्थव्यवस्था में कीमत लगातार बढ़ती है तो सुनिर्मित कीमत नीति का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब लगातार आपके प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो जो डेवलपिंग कंट्री होती है, उनके जो डेवलप होते हैं उसमें लगातार ऑब्जेक्शन आते जाता है। जैसे हमारे यहाँ ही कई बार तेजी से लगातार जो है वो पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ती है, तो बीच बीच में आपको देख रहा होगा कि लगातार इसमें काम होता है और बीच में फिर उसकी रेट और डाउन होते हैं। तो इसमें लगातार इंक्रीजिंग नहीं होता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कम उतार चढ़ाव आता है। इसलिए इसको बैलेंस रखना जरूरी होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका डेली यूज होता है उसका तेजी से इंक्रीज ना हो, नहीं तो उसके जो डेवलपमेंट है उसमें लगातार कमी आती है। लेकिन जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके यहाँ आर्थिक विकास के साथ कीमत वृद्धि प्राकृतिक हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनके यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा होता है और सप्लाई बहुत कम होता है। छोटे देशों में बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड नहीं हो पाते हैं, सॉरी सप्लाई कम होता है, इसलिए उनके यहाँ कीमत वृद्धि अधिक से अधिक होती है। लेकिन उनके यहाँ चिंता इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे मौद्रिक नीतियां उतार चढ़ाव रहती है, लगातार वहाँ पे बैलेंस किया जाता है, लोगों की संख्या कम होती है। उस आधार पे ऐसे देश जो अल्प विकसित होते हैं, उनके लिए सरकार लगातार कोई ना कोई उनके लिए बेनिफिट, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके लिए बेनिफिट कोई ना कोई लाते रहता है। जैसे हमारे हमारे यहाँ अल्प विकसित देश वाला एरिया नहीं है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ अल्प विकसित जो राज्य है उनके यहाँ ये जैसे बीपीएल कार्डधारी है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। भले इधर की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती भी है, मान लो इधर रेट भी, तब भी वो उधर बैलेंस हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट जो है उनको दे के रखती है। ये और कुछ एग्जाम्पल हैं कि उनके विकासशील देशों में कीमत नीति, मूल्य नीति के महत्व क्या-क्या किए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उचित जीवन स्तर बनाए रखने में मदद करता है, आयोजन को, प्लानिंग को बनाने में मदद रखता है, मौद्रिक उतार-चढ़ाव में रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करता है। ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल है। उसकी आवश्यकता क्यों है? प्लान्ड इकोनॉमी में कीमत प्राइसिंग रेगुलेशंस की आवश्यकता क्यों है? तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कीमत में उतार-चढ़ाव आर्थिक विकास में बाधा बनते हैं, अतः संतुलन विकास के लिए कीमतों पर उचित नियंत्रण आवश्यक है, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी होता है। आयोजन एवं निवेश की सुदृढ़ रूप से रेखा बनाए रखने के लिए प्रजातांत्रिक देश में कीमत नियमन आवश्यक है, नियम बनाना जरूरी है। प्राइसिंग रेगुलेशन की इस रूल के तहत, जैसे अभी आपने देखा होगा, कोविड-19 के दौरान एक प्राइस लिस्ट तैयार की गई थी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉमन डेली यूज में आता है वो इस रेट से ज्यादा नहीं बिकना चाहिए। इसे प्राइसिंग रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं विशेष व्यवस्था के लिए। ऐसी बाकी सभी चीजों के लिए भी इसी प्रकार का रखा जाता है कि मैक्सिमम प्राइस, आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर में मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है, जो भी प्रोडक्ट होगा उसे इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। ये प्राइसिंग रेगुलेशन के तहत किया गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जो उसमें डला होता है। ये सब चीजें इसी में शामिल है, आप पीडीएफ में और जो भेजूंगा उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज इन डेवलपमेंट इकोनॉमी। विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राइसिंग पॉलिसी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, कौन कौन से पहलू है। पहला आता है कीमत नीति के व्यक्तिगत पहलू। व्यक्तिगत पहलू में माइक्रो एस्पेक्ट्स आता है, एकदम छोटा पहलू। कीमत नीति को इसमें व्यक्तिगत पहलू में अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त साधनों के उपयोग के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इस योजना के निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार साधनों के उपयोग का संवर्धन करना चाहिए, साधनों का गैर आवश्यक क्षेत्रों की ओर बहाव रोकना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे साधन जो है गैर आवश्यक क्षेत्रों में चला जाता है, जैसे जो
मस्ट नहीं होता है, उधर चला जाता है। जैसे अभी हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट होता है अभी दे सके जिनको इसकी आवश्यकता है। तो ये ध्यान रखना होता है कि कीमत का बहाव ऐसे क्षेत्रों में लगातार ना हो, लगातार, या कीमत जो कम हो रहा है वो ऐसे क्षेत्रों में ना हो। जैसे हम जानते हैं कि बेसिक नीड्स में इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं आते हैं। ये बेसिक नीड्स अभी की नहीं है, एकदम मूल नियम नहीं है। इससे जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर जो कमी हो रही है उसको बैलेंस किया जाना चाहिए, और जो मूल क्षेत्र होते हैं जहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान वाला जो एरिया होता है, उस एरिया में कीमत की कमी को ध्यान देना चाहिए ताकि ज्यादा ज्यादा निम्न आय वर्ग के लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। ये मूल माइक्रो एस्पेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, और 2-3 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। और एक इकोनॉमिक्स है वी राव, उन्होंने इस पॉइंट में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि अपने व्यक्तिगत पहलू में कीमत नीति को मूलभूत निवेश वस्तुओं के उत्पादन को निरंतर अधिकतम बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, तथा इसके साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए जो निवेश व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोग व्यय में वृद्धि के अनुकूल होना चाहिए। उतना ही इंक्रीजिंग होना चाहिए जितना वहां के लोगों में व्यय करने की क्षमता हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब उनमें बैलेंस बना रहेगा, प्राइसिंग में बैलेंस बना रहेगा। इसके बाद आता है मैक्रो, बड़े स्तर पे जो पहलू आते हैं अभी जो बताया वो निम्न स्तर पे इंडिविजुअल पॉइंट आता है। अब उसके बड़े स्तर में आएगा, तो बड़े स्तर में जो मौद्रिक नीतियां होती हैं वो राष्ट्रीय और बड़े राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पे आता है कि वो लोग जो है वो मूल्य निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। उनका जो राजकोषीय नीति होता है और मौद्रिक नीति होती है उसका उनका पहलू किस प्रकार से है, वो कैसे भारी विकास व्यय उत्पादन के कारकों की मांग को आगे बढ़ाते हैं और कीमतों को बढ़ने से रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है। तो वो उसके व्यय और मांग पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखे होंगे कि मौद्रिक नीतियां जब बनाई जाती है तो उसके अंतर्गत लोगों को जब कीमत बढ़ाई जाती है तो उसके अंतर्गत लोगों को भी लाभ दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं, जब कीमत बढ़ाई जाती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता दिया जाता है अलग से, और उसी प्रकार से आम लोगों के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जाती है जिससे महंगाई जो बढ़ रही है उसे बैलेंस किया जा सके। ये मौद्रिक नीति जो है वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे बनाई जाती है जिससे लोगों को बढ़ रही कीमतों का असर कम नजर आए ताकि उसे और दूसरे बेनिफिट है वो उनको मिलता रहे। ये मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। इससे लोगों में कीमत में वृद्धि जो होती है वो बैलेंस किया जाता है ताकि साथ में उसको और अलग से बेनिफिट दिया जाता है। जैसे अभी आपको याद होगा किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसानों इधर महंगाई बढ़ती है तो खाद का रेट जब बढ़ता है तो लोगों को दिखाना होता है कि उनके धान का जो बिक्री है उसका भी बोनस और बाकी चीजों को जोड़कर उसके अमाउंट को इस तरह बढ़ाया जाए कि जो बाकी चीजें हैं उसका जो कीमत में वृद्धि हुआ है उसे क्या कर सके, बैलेंस किया जा सके। इस पर काम की जाती है सरकार द्वारा। इसमें कीमत नीति मौद्रिक और राजकोषीय नीति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाना होता है। ये इस पर आधारित होता है। पांचवा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी इन डेवलपिंग इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में, विकासशील जो अर्थव्यवस्था है वहां पे कीमत निर्धारण के लिए क्या क्या नीति के सिद्धांत हैं। उनमें सबसे पहले आता है आय और उत्पादन की वृद्धि में समानता। पहला आता है जो इनकम हो रहा है और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके जो इंक्रीजिंग है उसमें समानता आनी चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए। कीमत नीति ऐसी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन में समान वृद्धि होनी चाहिए। जितना नेशनल इनकम जितना होता है उतना ही नेशनल प्रोडक्शन भी होना चाहिए। इससे कीमत वृद्धि की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है क्योंकि उसको लगातार इनकम हो रहा है उस प्रोडक्शन से, तो वो इनकम अपना जो प्राइस है वो बढ़ाता नहीं है। जब इनकम नहीं आता है, कम होता है इनकम, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है लेकिन इनकम कम आ रहा है तो वो क्या करते हैं, तेजी से प्राइस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, आय भी और उत्पादन भी दोनों तरफ इक्वल होगा तो कीमत वृद्धि की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है। अतः विकासशील देशों में सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि आय में वृद्धि उत्पादन वृद्धि से कभी कम ना हो, अन्यथा कीमत बढ़ेगी। दूसरा आता है आपका इनकम इंक्रीज बाय ट्रांसफर, स्थानांतरण द्वारा आय में वृद्धि। एक विकासशील देश अर्थव्यवस्था में किसी श्रेणी अथवा क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक रूप में अन्य क्षेत्र अथवा श्रेणी की कम आय के स्थानांतरण द्वारा होना चाहिए। जैसे मान के चलिए
कि इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे क्षेत्रों में जो इनकम है वो कम होता है, तो वो क्या करते हैं, प्राइसिंग को बढ़ा देते हैं। जबकि आपको पता होता है कि अभी की कंडीशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मोबाइल की अभी ज़रूरत सबको होती है, तो कई बार आपने देखा होगा तेज़ी से मोबाइल का जो रेट होता है वो तेज़ी से बढ़ता है। तो ये इसे बैलेंस किया जाना होता है कि जिस क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक हो, उस क्षेत्र में, और जिधर आवश्यक से कम स्थानांतरण होता है, उस तरफ से आपको इसे क्या करना होता है, ट्रांसफर की प्रवृत्ति आनी चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना होता है कि श्रेणी की मांग में वृद्धि तथा अन्य श्रेणी की मांग में कमी, प्रतिस्थापन हमेशा से एक जैसे होनी चाहिए। कीमत वृद्धि को जन्म देगी, नहीं तो कीमत और बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था जो है वो गलत दिशा में चला जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना होता है कि एक जिसकी आवश्यक कम हो और एक जिसकी आवश्यकता ज्यादा हो, उधर वृद्धि, आय में वृद्धि का जो बैलेंसिंग है वो ध्यान में रखा जाना होता है। तीसरा आता है बैलेंस इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश में संतुलन। एक विकासशील अर्थव्यवस्था को चाहिए कि जहां तक संभव हो सके जो सेविंग हो और इन्वेस्टमेंट हो, दोनों में बैलेंस रखा जाना चाहिए। अन्यथा बचत में कमी अगर होगी, सेविंग में कमी होगी, तो मौद्रिक उतार चढ़ाव को जन्म देगी। अन्य शब्दों में बचत का बढ़ते हुए निवेश के बराबर होना चाहिए। जो आपका सेविंग लगातार हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो बैलेंस रहता है। चौथा जो सिद्धांत है वो है पर्याप्त वितरण प्रबंधन, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। यदि अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति मांग के अनुरूप हो या अनुकूल हो है तो कीमत स्थायी होगा। मतलब जो अनिवार्य उपभोक्ता है, जो अनिवार्य तौर से वस्तुओं को लगातार क्या करता है, मांग करता है, अगर कीमत उसके हिसाब से स्टेबल है, लगातार नहीं बढ़ रहा है उसके इनकम के हिसाब से, तो लेकिन एक बात याद रखना होता है, परंतु लघु काल में यह संभव नहीं होता। लघु काल का मतलब जैसे विशेष दीर्घ शॉर्ट टर्म के लिए ये कई बार संभव नहीं होता। ऐसी स्थितियों में मूल्य नियंत्रण, वितरण नियंत्रण तथा कीमत प्रोत्साहन नीति को सामंजस्य पूर्वक जो है रखना चाहिए। अनिवार्य वस्तुओं की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने के लिए ठीक नियंत्रण का आवश्यक होना जरूरी है। अनिवार्य वस्तु मतलब मैंने जो बोला था आपको, रोटी कपड़ा और मकान वाली प्राइस में और उसकी पूर्ति में बैलेंस होना जरूरी होता है। अनिवार्य उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए। प्रतिरोधक भंडार का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बफर स्टॉक, विकासशील देशों में प्रतिरोधक भंडारों की स्थापना करनी चाहिए ताकि सूखा, भारी वर्षा और अकाल जैसी स्थिति में अकस्मात अथवा अस्थायी स्थितियों के कारण में वृद्धि ना हो। कई बार आपको पता होगा कि जब कोई, जैसे अभी की स्थिति बताते हैं कि कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टॉक थे उसका रेट जो है बड़ा तेजी से बढ़ा था। इसे बैलेंस किया जाना चाहिए ताकि ऐसी विपरीत स्थितियों में इन चीजों का रेट जो है तेजी से ना बढ़े। ये ध्यान उन देशों को देना चाहिए और साथ में वहां स्टॉक जो एरिया होता है जहां पे उसे रखा जाता है स्टॉकिंग में, उसे ध्यान देना चाहिए ताकि कीमत में वृद्धि ना आए। कीमत नीति के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं? पहला, स्थिरता, लगातार मांग और पूर्ति पर स्थिरता रहनी चाहिए ताकि उसमें रेट इंक्रीजिंग ना हो। दूसरा आता है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, उपभोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक अन्य कार्य करता है। कीमत नीति इस योग्य होना चाहिए कि पूंजी निर्माण के लिए साधन को मुक्त कर सके। कोई व्यक्ति और कोई देश जो है अगर कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहता है तो उसके लिए वो आराम से इन सब चीजों को कर सके। उचित मार्ग के लिए मांग, डिमांड ऑफ द प्रॉपर चैनल। कीमत नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो मांग को सही मार्गों के निर्देशित में सहायक हो। साथ में इंसेंटिव, प्रोत्साहन जो है वो जो कंपनियां रहती हैं जो लगातार प्रोडक्शन करती हैं उनको लगातार इंसेंटिव मिलना चाहिए, प्रोत्साहन लगातार मिलते रहना चाहिए। सातवां आता है कृषि कीमत नीति। हालांकि ये हमें ध्यान नहीं देना होता, ये बेसिकली एग्रीकल्चर एरिया को डेवलप करने के लिए किया जाता है, तो ये आप नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे आता है, प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो कुछ कीमतें आती हैं जैसे कृषि वस्तुओं की कीमत की नीति की भांति ही औद्योगिक उत्पादों को भी निम्नलिखित दिशाओं में निर्धारित नीति के अनुसार ही कार्य करना आवश्यक है। सबसे पहला, गैर आवश्यक उपभोक्ता नॉन नेसेसरी कंज्यूमर प्रोडक्ट, गैर आवश्यकता आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं अथवा विलासिता पूर्ण वस्तुओं की कीमतों को बाजार शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। ये आवश्यक नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कार, टीवी, फ्रिज, ये हमारे लिए गैर आवश्यक उपभोक्ता वस्तु माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग केवल विलासिता के लिए किया जाता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसके बिना भी आपके जीवन बड़ी आसानी से चलता है। इन वस्तुओं के प्रकरण में उचित उच्च कीमत स्वीकार की जा सकती है। मतलब इनका
अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा ज्यादा इनकम लेना है तो इनका आप रेट चाहे जितना बढ़ा सकते हैं बैलेंस करके। इसके अतिरिक्त उच्च कराधान और साधनों का नियंत्रण आवंटन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी आप हाई टैक्स या पर बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, औद्योगिक कच्चे माल जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट, कोयला, रसायन आदि की कीमतों पर भी नियंत्रण आवश्यक है। इससे निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने में सहायता मिलती है। निर्यात बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उपभोग कम करने हेतु तथा उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी उच्च कीमतों की नीति स्वीकार की जानी चाहिए। आप जानते हैं कि हम निर्यात करते हैं तो उस समय अगर हमको ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलेगा निर्यात के बदले तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, बढ़ेगा। परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लाभों को अत्यधिक की ओर न ले जाए। बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा इनकम की तरफ ना जाए, वरना ये इसमें कमी आ सकती है। कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं दोनों के साझे हितों की रक्षा होनी चाहिए। कृषि में और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया में दोनों में जो प्रोडक्टर होता है, उत्पादक होता है और जो कंज्यूमर होता है, दोनों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कच्चा माल अवेलेबल करा रहा है उसे बहुत कम रेट मिल रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाता है वो ज्यादा बनाता है। तो ये दोनों में साझे का हित होना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर एरिया में किसानों को भी बेनिफिट होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसे भी बेनिफिट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। घरेलू उत्पादकों के लिए निर्यात योग्य वस्तुओं की कीमतें ऊंची रखी जाए ताकि उपभोग को कम किया जा सके। इन वस्तुओं को विदेशी बाजार में हानि की ओर ध्यान दिए बिना कम कीमत पर बेचा जा सकता है। ये याद रखें कि घरेलू उपभोक्ताओं के निर्यात वस्तुओं पर बहुत ज्यादा कीमत को बढ़ाए, एकदम ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जितना बढ़ा सके, जितना वो उपभोग कम कर सके, बहुत ज्यादा उपभोग ना बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आपने तेल का रेट इतना ज्यादा कम कर दिया कि लोग जो है सभी चीजें को तेल में ही फ्राई करना शुरू कर दें। तो ये बार आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कीमत थोड़ी ऊंची रखें ताकि लोग उसका उपयोग कम करें। सार्वजनिक क्षेत्र में कीमत नीति, जो पब्लिक सेक्टर होता है वहां पे प्राइसिंग पॉलिसीज किस प्रकार की होनी चाहिए। उसमें जॉन एफ ड्यू ने कहा था कि जहां सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध की जानी चाहिए तथा लागत सामान्य कराधान से वसूले जानी चाहिए, उन क्षेत्रों में सेवाओं का स्वरूप ऐसा हो, जो सर्विस होता है, सर्विस, सेवा का मतलब सर्विस से है, सेवाओं का स्वरूप ऐसा है कि वहां निःशुल्क उपलब्ध किया जाता है तो कोई व्यर्थता नहीं होती है। सेवाओं का स्वरूप, सर्विस का स्वरूप ऐसा हो कि कीमत एकत्रित करने में लागतें ऊंची हो। समग्र समाज के लिए प्रदान की गई सेवाएं ऐसी हो कि कीमत वसूलने से सेवा के प्रयोग पर अनावश्यक प्रतिबंध हो। ये बेस्ड होता है कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और उसको कीमत के वृद्धि पर उसे नियंत्रण रखा जाए ताकि पब्लिक सेक्टर में लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जब भी कोई प्राइसिंग पॉलिसीज लागू की जाए तो ये देखा जाता है कि ज्यादा बड़े जो ग्रुप है, ज्यादा बड़ा वर्ग जो है, उन्हें दिक्कतें ना आए, ज्यादा बड़े समूह वर्ग को कम से कम दिक्कतें आए, ये बात ध्यान में रखी जानी होती है। तभी सार्वजनिक सेक्टर में प्राइसिंग पॉलिसीज को ध्यान रखा जाता है। इसके कुछ 3 नियम है। सीमांत लागत मूल्य का सिद्धांत, न लाभ न हानि का सिद्धांत और एक अतिरेय अर्जित करने का सिद्धांत, ये उसमें अप्लाई किया जाता है। ये नॉर्मल रिलेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। यह लगभग इस प्रकार से आपस में सबका बैलेंस होना चाहिए कि प्राइसिंग पॉलिसीज, डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी, प्रमोट, इनकरेज, ये सारी में आपस में एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बस इसी के लिए इंडिकेट किया गया है। आज की क्लास यहीं पे